नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 1, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सत्य है? सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी यह समझौता साल 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम कर दुनिया भर में बढ़ रहे तापमान को रोकना था। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि 31 अक्टूबर से यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में, कहाँ पर? ग्लासगो में कौन सा COP26 सम्मेलन हुआ। 13 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। 2015 में क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य गैसों का उत्सर्जन कम कर दुनिया में बढ़ रहे तापमान को रोकना था, ताकि ये 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के दूरसंचार विभाग और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने, यानी कि ITU, जो सबसे पुराना संगठन है, संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 की शुरुआत हुई। यह साइबर ड्रिल भारतीय संस्थाओं, विशेषकर क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों पर केंद्रित थी। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3, मिशन कोकिंग कोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य कोकिंग कोयले के आयात को कम करना है। इसके तहत नई कोकिंग कोल वाशरीज की स्थापना की जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र के विकास के लिए कोकिंग कोल ब्लॉकों का आवंटन की बात की जा रही है। इसका ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केन बेतवा को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिए वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को हाल ही में मंजूरी दी गई है। केन बेतवा परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में थिएटर कमांड, जो अभी सुर्खियों में है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थिएटर कमांड्स का सही उपयोग युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की हो। देश की भौगोलिक और रणनीतिक क्षेत्र को देखते हुए देश की तीनों सेनाओं और अन्य सैन्य बलों को इसके तहत एक साथ लाया जाता है। थिएटर कमांड का एक ही ऑपरेशनल कमांडर होता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यह एक 6 सदस्यीय समिति होती है। इसका गठन RBI द्वारा किया जाता है। इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2। एक बार इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। 8 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा
हर दूसरे माह की जाती है। मौद्रिक नीति भारत में आरबीआई मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने समीक्षा करती है। 6 सदस्यीय कमेटी होती है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसका लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक बॉक्स के विमान से जुड़ा एक यंत्र होता है और हाल ही में चर्चा में है। इस संबंध में निम्नलिखित में क्या ब्लैक बॉक्स का काम नहीं है? फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करना, कॉकपिट वॉइस को रिकॉर्ड करना, विमान में चढ़ने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच करना, उड़ान से पहले संभावित रास्ते के मौसम की जानकारी देना। तो इसका सही ऑप्शन है, यानी कि आपको क्या काम नहीं करता है ये बताना है। तो ये जो है विमान में चढ़ने वाले से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच नहीं करता है और ना ही ये मौसम की जानकारी ही देता है, इसलिए 3 और 4 गलत हैं, यानी कि ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सी इज ए चेंज मेकर चर्चा में था, ये क्या है? सेना में महिलाओं को समान अवसर दिलाने के लिए का आंदोलन, राजस्थान सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम, महिला कल्याण के लिए काम कर रही एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, या महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल। इसका सही आंसर है डी, यानी कि महिलाओं में नेतृत्व में कौशल विकसित करने के लिए एक पहल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है बी, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, दुनिया भर के निर्वाचन आयुक्त के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान है, या विश्व के विभिन्न सांसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में स्वीडन में हुई थी। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। यह जो है इस दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीडम ऑफ फियर और द वॉइस ऑफ होप निम्नलिखित में से किसने लिखा? जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से संबंध विश्वविख्यात व्यक्तित्व है। ए, दलाई लामा, बी, डेसमंड टूटू, सी, आन सान सू की, और डी, पोप फ्रांसिस। इसका सही ऑप्शन है सी, आन सान सू की। यह म्यांमार के एक लोकतंत्र समर्थक नेता हैं, ठीक है। इन्होंने दिल्ली के श्री राम लेडी कॉलेज से 1964 में स्नातक की पढ़ाई की। 1989 से 2010 तक लगभग 21 साल तक सू को नज़रबंद रहीं। इन्हें नोबल के शांति पुरस्कार से 1991 में सम्मानित किया गया। इनकी पार्टी का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है, जिसने 2015 में पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीता। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड को कानूनी मंजूरी दी है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि स्विट्जरलैंड ने इच्छा मृत्यु की मशीन को मान्यता दी है। इसका नाम है सुसाइड पॉड। 1 मिनट के अंदर इंसान की इसमें मौत हो जाती है।
ताबूत के आकार की इस मशीन का नाम सर्को रखा गया है। क्या रखा गया है? सर्को। स्विट्जरलैंड में 1942 से इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13, GJ367b जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्या है? एक नया खोजा गया ग्रह है, एक्सोप्लैनेट है, एक नया विकसित सुपर हरक्यूलिस विमान है, रूस द्वारा निर्मित असॉल्ट राइफल है, या फिर डी अंतरिक्ष कचरे के निपटान की एक प्रणाली है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि यह एक नया खोजा गया ग्रह है जिसकी खोज नासा के ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने खोजा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे ज़्यादा घुसपैठ के मामले निम्नलिखित में किस सीमा से हुए? भारत पाकिस्तान सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत चीन सीमा, या फिर भारत बांग्लादेश सीमा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारत बांग्लादेश सीमा। बांग्लादेश सीमा से 1787 बार से घुसपैठ हुए। क्वेश्चन नंबर 15, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अवैध सैनिक बलों की तैनाती और आपसपा लगाने की घोषणा केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। आपसपा को हटाने का अधिकार भी अनन्य रूप से केंद्र सरकार के पास है। इसका सही आंसर है न तो एक न ही दो। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आपसपा को पूर्वोत्तर में सेना की कार्यवाही मदद के लिए 11 सितंबर 1958 यानी कब? 11 दिसंबर 1958 को पारित किया गया था। वहीं 1989 के पास जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को बढ़ने लगा तो 1990 में वहां भी इस कानून को लगा दिया गया। यह कानून किसी भी क्षेत्र या राज्य में तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अर्थात डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत क्रांति के जनक और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उक्त घटनाओं में से जुड़ा हुआ? एम.एस. स्वामीनाथन, बी. पी.सी. महाबलोने, सी. वर्गीज कुरियन, या फिर डी. सुमन सहाय। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि वर्गीज कुरियन। आपको बता दें कि वर्गीज कुरियन की इस बार जो है 100वीं जयंती दिवस मनाया है, इसलिए इस साल यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला कौन सी? सोहराई सोहबर चित्रकला जिसे जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से जुड़ी है? इसका सही ऑप्शन है सी, झारखंड से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं व्याख्या का। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग भारत सरकार निम्नलिखित में किस राज्य के सहयोग के साथ जिलावार सुशासन सूचकांक विकसित करेगा? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में इक्वेरिन चर्चा में था, या क्या है? यह एक नया समुद्री सरीसृप है। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मोर की नई प्रजाति है, या फिर बौद्ध तिब्बती संस्कृति के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी भारत और मालदीव के बीच में यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह जो है इसका 11वां संस्करण है। कोरियन का मतलब होता है मित्र। भारत और मालदीव सागर 2009 से यह अभ्यास आयोजित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उप प्रबंध निदेशक
नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहुंचने वाली वे पहली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भारतीय मूल की पहली मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुकी हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी असम राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली 6 सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। ये देखना है कि कितने सशस्त्र पुलिस बल हैं। इसका प्रशासनिक एवं संचालन नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। 46 बटालियन वाले इस बल में लगभग 63,000 कर्मियों की संख्या स्वीकृत है। इसे देश के पूर्वोत्तर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी। इसका प्रशासनिक एवं संचालन नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। असम भारत के पास असम राइफल्स के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी कार्यरत हैं। इसे पूर्वोत्तर इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। यह भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा भी करता है। 46 बटालियन वाले इस बल में लगभग 63,000 कर्मी हैं। असम राइफल्स एकमात्र ऐसा केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण तो गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन इसका संचालन संबंधी नियंत्रण भारतीय सेना के पास है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में पाइका क्या है? उड़ीसी का परंपरागत योद्धा है। कर्नाटक में लेखकों का संगठन है। असम में शराबबंदी को लेकर महिलाओं द्वारा चलाए गए एक आंदोलन है। या ब्रिटिश सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर लगाए गया एक कर है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी उड़ीसा के ये परंपरागत योद्धा हैं। पाइका विद्रोह ब्रिटिश भारत में 1817 में उड़ीसा में हुआ था। इसका असल लगभग 1825 तक रहा। 19वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा के ज़्यादातर अधिकारों में नियंत्रण कर लिया था तो इससे राजा और पाइका योद्धा दोनों सृष्टित हो गए। पाइकाओं ने बख्शी जगबंधु की अगुवाई में हथियार उठा लिए और अंग्रेजों से भिड़ गए। इस विद्रोह को एनसीईआरटी की कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में हिटेशुका सच्चीकारुम चर्चा में था। यह क्या है? यह एक नया समुद्री सरीसृप है। यह एक अर्धोपग्रह है। यह मोर की एक प्रजाति है। यह इक्वेडर के संसद का नाम है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि यह एक समुद्री सरीसृप है जिसे शोधकर्ताओं की एक टीम ने खोजा है। क्वेश्चन नंबर 24, एक कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 60 के मुताबिक मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि कथन ए सत्य है लेकिन कारण ए असत्य है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 3 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 26, एनडीआरएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2007 के तहत गठित किया गया था। इसे 8 बटालियन के साथ शुरू किया गया था और वर्तमान में इसमें 12 बटालियंस हैं जिसमें से 1149 कर्मचारी हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो 2005 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, चीन श्रीलंका संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर डिपो के निर्माण का ठेका
चीन की कंपनी को दिया है। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट पहले भारत और जापान को दिया गया था। श्रीलंका और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, नौसेना दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस को ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कि ये जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाकिस्तान पर जीत के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में खनिज अन्वेषण के लिए एक प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2016 में खान और खनिजों पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था। इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबारी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है असम राज्य में स्थित है। पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबारी एयरपोर्ट में कहाँ पर? असम में स्थापित हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। श्री अरविंदो और भगिनी निवेदिता के भाषणों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। साल 1950 में हुए बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बाद में ये अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, ना कि 1950 में। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32, 2+2 डायलॉग यानी कि 2+2 वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? भारत पहली बार रूस के साथ 2+2 डायलॉग करने जा रहा है। भारत अभी तक इस तरह की 2+2 डायलॉग सिर्फ अमेरिका के साथ करता रहा है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। अब बता दें कि दो मंत्र स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जाता है। इसे 2+2 डायलॉग मॉडल का नाम दिया गया है। भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इस डायलॉग के तहत वार्ताओं का आयोजन किया जा चुका है। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन आगामी 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। वे भारत रूस 2+2 डायलॉग वार्ता का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मिशन इंद्रधनुष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य हर उम्र के लोगों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1, गहन मिशन इंद्रधनुष 30। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में बारबाडोस चर्चा में था। ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, जापान के पास पूर्वी चीन सागर में, सी आर्कटिक महासागर में, या फिर डी दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में बारबाडोस द्वीप स्थित है। इसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि आधिकारिक तौर पर इस राज्य की प्रमुख थी, को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके बाद 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। हालांकि बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल देशों में शामिल
रहेगा। क्वेश्चन नंबर पावर 35, पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, या फिर डी ग्रामोद्योग, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो इसका सही ऑप्शन है सी, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। पावर का मतलब पूरा नाम है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों को प्रोत्साहन। इससे इस योजना का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग टीएसटी की एक संवैधानिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा शुरू किया गया। इसके दो घटक हैं, सर पावर फेलोशिप या अर्ब पावर रिसर्च ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 36, इन्फिनिटी फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस साल इस मंच के 10वें संस्करण का आयोजन 3 दिसंबर को किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और कुछ अन्य संगठनों के सहयोग से होगा। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम 1960 के तहत लागू किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम के मुताबिक सरकार द्वारा तय कीमत से कम पर फसल खरीदना कानूनन अपराध है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। आपको बता दें कि जो एमएसपी है वो भारत सरकार 23 फसलों पर एमएसपी देती है, जिसमें से खाद्यान्न, तिलहन सभी फसलें शामिल हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसी हाल ही में सोशल नेटवर्किंग कंपनी ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए जैक डॉर्सी, बी नीतीश बुंदेला, सी पराग अग्रवाल और डी निशा मोहंती। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि पराग अग्रवाल को सीईओ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक संवैधानिक निकाय है। परिषद की बैठक में केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के वोट का मान एक समान होता है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 40, पुथांडू कहाँ का त्यौहार है? जिसका नाम पुथुरुसम भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना कहाँ का त्यौहार है? तो ये जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। तमिल नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। यह जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के 14 अप्रैल या उसके आसपास मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, नीति आयोग ने हाल ही में भारत के किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि जर्मनी के सहयोग से शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत ने ग्लासगो में COP26 किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? रासायनिक उर्वरकों के उन्मूलन पर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तेल को खत्म करने पर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें सभी इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित सभी सूचनाएं दर्ज हैं जो जनता के लिए उपलब्ध है। यह जो है भारत संयुक्त रोड मैप 2030 का हिस्सा है।
क्वेश्चन नंबर 43, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 44, जनजाति गौरव दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के किस राज्य के किन जनजातियों के लिए गुलेल प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता, गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में किया गया है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि नागालैंड और नागा जनजाति के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ दिव्यांगजन को सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि तंजावुर। तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी कल्याण मंडलम में दिव्यांगजन को सहायता और सहायक उपकरण के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, नीति आयोग ने हाल ही में भारत के किस देश के साथ साझेदारी में SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 51, अभ्यास सिट मैक्स 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? यह भारत, सिंगापुर और श्रीलंका के बीच होने वाला एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। यह 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन आपको तो ये सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, सिटमैक्स यानी सिंगापुर भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास यानी कि ये तीसरा संस्करण है और ये त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। इसका जो है पहला संस्करण 2019 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। वर्ष 2008-18 में सांगरी ला वार्ता के दौरान इस अभ्यास की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 52, भारत ने किस तारीख को अपने पहले ऑडिट दिवस, कौन सा दिवस, ऑडिट दिवस के रूप में बनाया गया है? क्वेश्चन इसका है आपका सही आंसर सी यानी कि 16 नवंबर को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 16 नवंबर 2021 को देश में पहली बार ऑडिट दिवस का आयोजन किया गया। एक संस्था के रूप में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऐतिहासिक उत्पत्ति को उजागर करता है। भारत में महालेखाकार कार्यालय का वर्ष 1858 में स्थापित किया था। लगभग इसी समय ब्रिटिश शासन ने और इसी समय ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। अनुच्छेद 148 के तहत CAG एक संवैधानिक संस्था है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने पद पर अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, महाभोज तथा आपका बंटी जैसी प्रसिद्ध रचनाओं की लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि मन्नू भंडारी इसके लेखक हैं। उनका जो है चर्चा इसलिए है क्योंकि ये 90 वर्ष की आयु में भी इनका निधन हो गया और इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है?
इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि पोचमपल्ली को पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है जो 18 घंटे कैशलेस धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई को वर्ष 2016 में एनपीसीआई द्वारा 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन। आपको बता दें कि 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। आपको ये याद रखने वाली चीज़ है। यूपीआई के माध्यम से लेन देन का मूल्य अक्टूबर 2021 में पहली बार एक महीने में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। भारत डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ता यह महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 56, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र आता है। अभी हाल में 10 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। ऑडिट दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 57, कामो ओलेवा चर्चा में था या क्या है? उत्तराखंड में पाए जाने वाला एक खास किस्म का पौधा है, एक अर्ध उपग्रह है, मोर की एक नई प्रजाति है, या फिर इक्वाडोर के संसद का नाम है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि यह एक अर्ध उपग्रह है। भारत के गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नामक एनजीओ पर 5 साल का बैन लगा दिया है। इस एनजीओ पर अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम के तहत बैन लगाया गया था। इसका सही आंसर है डी, यानी कि केवल 1 और 2। रानी कमलापति इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 59, नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक संक्रामक बीमारी है। इसका एक अन्य नाम विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी है। यह एक जोनोटिक बीमारी है। इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। केरल के वायनाड में नोरो वायरस नामक की बीमारी की खोज पुष्टि हुई है। इस बीमारी की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। अचानक उल्टी और दस्त होना इस बीमारी के संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं। तेज बुखार, बदन दर्द भी रहता है। यह एक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि ये पशु पक्षियों के जरिए इंसानों में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में सुर्खियों में रहा लेफ्टिनेंट जनरल नीतीश शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? चुप रहने का अधिकार, निजता का अधिकार, सशस्त्र बलों में पात्र महिलाओं अधिकारियों को स्थायी कमीशन, या फिर फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा पाने का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने का संबंध में। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 61, असम राइफल्स भारत का दूसरा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भारत के गृह मंत्रालय के हाथ में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2, क्योंकि ये दूसरा नहीं, सबसे प्रथम कैसा है? सबसे प्रथम जो है अर्धसैनिक बल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
हाल ही में अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सेंसस एक्ट काटसा के तहत भारत को छूट प्रदान करने का फैसला लिया है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेंसस एक्ट के तहत अमेरिका अपने द्वारा घोषित शत्रु देश पर हमला कर सकता है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नामक एनजीओ पर 5 साल का बैन और बढ़ा दिया है। इस एनजीओ पर अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत बैन लगाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक फाउंडेशन पर 5 साल का बैन बढ़ा दिया है। नाइक के एनजीओ पर सबसे पहले 2016 में बैन यूपीए के तहत बैन लगाया गया था। जाकिर नाइक भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर आरोप है कि उसके भाषण विवादित थे जो पीस टीवी पर दिखाए जाते थे। इसके एनजीओ अरब का दफ्तर मुंबई की डोगरी में था। सबसे पहले जाकिर नाइक का तब पहली बार सामने आया था जब 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विस्फोट हुए थे। इस घटना के जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे उन्होंने बताया कि वह जाकिर के भाषणों से प्रभावित हैं। ढाका में हुए इस ब्लास्ट में 22 लोग मारे गए थे। 64, फिशिंग कैट हाल ही में सुर्खियों में इसे IUCN के रेड डाटा लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि नियर थ्रेटेंड। इससे हाल ही में आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य में 10 फिशिंग कैट को कॉलरिंग करने अर्थात गले में GPS जैसे आधुनिक उपकरण लगाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य फिशिंग कैट के व्यवहार, खाद्य आदतों और खतरों आदि का अध्ययन करना है। IUCN ने इसे सुभेद घोषित किया है, जबकि साइट्स के इंडेक्स में ये शामिल है। यही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह अनुसूची फर्स्ट जीव घोषित किया जा चुका है। विश्व भर में सामान्यतः वेटलैंड मैंग्रोव जल निकायों के समीप पाई जाती है। भारत में यह सुंदरवन मैंग्रोव गंगा व ब्रह्मपुत्र के समांतर, हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट आदि क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नया प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है। इसके अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 66, एक्स शक्ति 2021 भारत किस देश के बीच एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ये एक्स शक्ति भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति है। ये इसका 6वां संस्करण नवंबर माह में फ्रांस के फ्रेजस में आयोजित किया गया था। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके साथ इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में सुर्खियों में रहे आचार्य कृपलानी की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 11 नवंबर को आचार्य कृपलानी की उनकी जयंती मनाई जाती है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। उनका मूल नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी था। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन के दौरान आचार्य उपनाम प्राप्त हुआ। इनकी आत्मकथा का शीर्षक माई टाइम्स है, जो वर्ष 2004 में इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 68, डबल स्टेरॉयड
रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डबल स्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट द यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य स्टेरॉयड्स की दिशा बदलने संबंधी विकसित नई तकनीक का परीक्षण करना है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 69, इनका जन्म मक्का सऊदी अरब में हुआ था और 1923 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन अपने उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यह किस व्यक्ति को रेखांकित किया जा रहा है? ए खान अब्दुल गफ्फार खां, सैर सैयद अहमद खां, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताया जा रहा है। बता दें कि इनका मूल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ। 1912 में उन्होंने उर्दू में अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। वह हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 23 में इसके पहली बार अध्यक्ष चुने गए। वे 1940 से कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा 1946 तक इस पद पर बने रहे। इन्हें मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन 11 नवंबर को इनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है? इसका सही ऑप्शन है सी संयुक्त राज्य 101वां देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला। बता दें कि आईएससी की स्थापना यूएनएफसीसी के COP 21 के दौरान 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत का दर्जा दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है आपको बताना है देव सहायम पिल्लई, जैंदो जोनाथम, सरा जोसफ या फिर VRR अय्यर। तो इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि देव सहायम पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 72, रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस योजना के पहले सरकारी बॉन्ड्स में केवल संस्थागत निवेशकों को ही निवेश की अनुमति थी। RBI ने पहली बार खुदरा निवेशकों को भी सरकारी बॉन्ड्स में निवेश का मौका दिया है। इसमें खुदरा निवेशक रिजर्व बैंक से सीधे बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसमें खुदरा निवेशक द्वारा निवेश के लिए बॉन्ड के मूल्य के हिसाब से शुल्क रखा गया है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि डी ऑप्शन सही है। ये जो है इसका असत्य आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अल हिलाल पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एक कौन घटनाएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित हैं? तो ये सभी तीनों घटनाएं ही मौलाना अबुल कलाम से संबंधित हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में किस राज्य में 11 नवंबर को अपने यहाँ OKO बब्बा जयंती मनाने का फैसला लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक में OKO बब्बा जयंती के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। OKO बब्बा एक बहादुर योद्धा महिला थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में हैदर अली की सेना से अकेले मूसड़ के साथ भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग में लड़ाई लड़ी थी। वे चित्रदुर्ग किले की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75, इनसाइडर ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंपनी द्वारा अपने ही कर्मचारियों को शेयर बेचे जाने की घटना को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी द्वारा इसे
काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन है न तो एक न ही दो। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रयोग स्टॉक मार्केट में किया जाता है। इसे भेदिया कारोबार या अंतरंगी लेन देन भी कहा जाता है। कंपनी के अंदर की जानकारी का लाभ उठाकर गैर कानूनी तरीके से शेयर बेचकर या खरीदकर लाभ कमाने की घटना को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी ने आम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के मैकिन्से एंड कंपनी में पुनीत दीक्षित नाम के भारतीय मूल के एक भारतीय व्यक्ति पर इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए कुल 45,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में ISI सार्वजनिक चर्चा में था। यह क्या है? एक क्षुद्रग्रह है, उत्तराखंड में पाए जाने वाला एक खास किस्म का पौधा है, डायनासोर की एक नई प्रजाति है, या एक हानिकारक ऑनलाइन गेम है? इसका सही ऑप्शन है यह एक डायनासोर की नई प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम आई है। ये नाम ग्रीनलैंड की इनुअत भाषा के सम्मान में रखा गया, जिसका मतलब कोल्ड बोन होता है। डायनासोर लगभग 214 मिलियन साल पहले ट्रायसिक काल के अंत में पृथ्वी पर पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2016 में पूरे विश्व भर में मनाया गया था। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन का चयन करें? तकनीकी वस्त्रों का वर्तमान वैश्विक बाजार 250 अरब डॉलर का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 19 अरब डॉलर है। इसमें सबसे बड़े भागीदार अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान हैं। भारत को दुनिया में एक आत्मनिर्भर, जीवंत, निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी कि मित्र योजना का मिशन शुरू किया गया है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि केवल। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य व उद्योग उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ के प्रतिनिधि से बात करते हैं। 5 तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें प्रोत्साहन का PLI स्कीम के तहत जोड़ा गया है। हमारा लक्ष्य कि अगले 5 वर्षों के दौरान वृद्धि को 15 से 20% तक ले जाने का है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की शुरुआत फरवरी 2020 में की गई थी, न कि 2021 में। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही के दिनों में दिल्ली में यमुना नदी में झाग की घटना देखने को मिली। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? यमुना में फास्फेट के उच्च स्तर की वजह से झाग का निर्माण होता है। ज़्यादा फास्फेट त्वचा में जलन पैदा करती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, अक्सर समाचारों में चर्चा में रहने वाला काहो गांव किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में काहो गांव स्थित है, जो कि व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी। काहो अरुणाचल प्रदेश की अज्जा
जिले में स्थित चीन की सीमा से लगा हुआ गांव है। अरुणाचल प्रदेश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काहो गांव पर आधारित एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रहा है। अरुणाचल में 11 जिलों में से एक है और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार काहो में 65% निवासी हैं और यहाँ की साक्षरता दर 64.15% है। इस गांव और यहाँ मौजूद मेयर जनजाति की स्थानीय लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया के सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज की पहचान की गई है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी अमेरिका में कोलंबिया प्रांत में डॉक्टर ने जलवायु परिवर्तन से पीड़ित एक मरीज का पता लगाया है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स यानी 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि न तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में किस मंत्रालय विभाग द्वारा टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है? रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्याय विभाग ने टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 8 से 14 नवंबर 2021 तक चला और इस अभियान को कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस की सहायता से चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में सुर्खियों में रही कमल रणदीवे का संबंध किस क्षेत्र से है? जैव चिकित्सा सोच से, एथलीट हैं, हिंदी सिनेमा से या फिर क्रिकेट से? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ये जैव चिकित्सा सोच से संबंधित हैं। इनकी 104वीं जयंती पर गूगल ने डूडल समेत कर इनका सम्मानित किया। रणदीवे ख्याति प्राप्त बायोमेडिकल शोधकर्ता थीं, जिन्हें विशेष रूप से कैंसर पर किए गए उनके अभूतपूर्व शोध के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 1917 में पुणे में हुआ था। 1949 में कोशिका विज्ञान में डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने मुंबई की देश की पहली टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की और 1973 अपने 11 साथियों के साथ मिलकर भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की नींव रखी। इन्होंने कैंसर और कुपोषण पर 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। 1982 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है धोंडो केशव कर्वे, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय या फिर ज्योतिबा फूले? इसका सही आंसर है ए, यानी कि धोंडो कर्वे, केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे ने पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारके है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, जीन के निर्माण में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जीन का निर्माण कई प्रकार के क्षार से होता है। जीन डीएनए और आरएनए के संयोग से बनते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें उपस्थित कूटबद्ध सूचनाओं यानी कोड से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का काम पूरा होता है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था कि डीएनए की संरचना द्विगुणित होती है और डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार करता था। क्वेश्चन नंबर 88, पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 3 श्रेणियों के पदानुक्रम के संबंध में सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री है। तो इसका सही सबसे गलत ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण। फिर उसके बाद पद्म भूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, पद्म श्री का नंबर आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, इस साल 141 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था 2020 में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 89, वेदांत के किस शाखा का प्रतिपादन शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में संयुक्त रूप से किया जा रहा एक प्रयास है। इसका उद्देश्य वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। हाल ही में आरंभ किए गए कृषि उड़ान 20 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस कृषि उड़ान योजना के उन्नत संस्करण को आई क्लॉस और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। यह हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और उसे प्रोत्साहित करने की प्रमुख योजना है। इसका सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। कृषि उड़ान योजना के उन्नत संस्करण यानी 20 को आई क्लास और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। आई क्लास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% हिस्सेदारी सहायक कंपनी है और इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश हित संवर्धन और सुविधा एजेंसी है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चयनित हवाई अड्डों पर कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। इस योजना के तहत 53 हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एग्रीकल्चर टू एविएशन का यह मॉडल केवल माल ढुलाई से संबंधित बुनियादी ढांचों को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य में विमानों के लिए जैव ईंधन के विकास की संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 92, आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आदर्श आचार संहिता उस दिन से प्रभावी हो जाती है जब निर्वाचन आयोग किसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देता है और मतदान समाप्त होते ही यह निष्प्रभावी हो जाती है। ज़मीनी स्तर पर संहिता की मॉनिटरिंग करने के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। इसका सही ऑप्शन है केवल बी, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह पर पहली बार रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ROIP रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर लंबी दूरी की संचार सुविधा प्रदान करने के लिए रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया।
क्वेश्चन नंबर 94, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह फेलोशिप संकल्प, स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम के तहत प्रदान की जाती है। फेलोशिप की पात्रता हेतु आवेदक के पास किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री होनी आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है केवल ए। संकल्प का पूरा नाम जान लेते हैं। स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। यह 2 वर्षीय फेलोशिप प्रोग्राम है जो ज़मीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करता है। फेलोशिप हेतु 2021 से 30 आयु वर्ग के युवाओं को चयन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध भारत सरकार की किस संस्था से है? ई पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी राष्ट्रीय जल आयोग और सी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी नीति आयोग। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। भारत की साइबर सुरक्षा इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रमुख सूचना अधिकारियों के लिए इस डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। 1 सप्ताह तक यह प्रोग्राम चला जिसमें नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के साइबर सुरक्षित भारत का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत को यह पुरस्कार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। इसके तहत पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 97, सूडान की सीमा निम्नलिखित में से किस 3 देशों से लगती है? इथियोपिया, चाड, केन्या। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन है सी यानी 1 और 2। इथियोपिया और चाड से सूडान की सीमा लगती है। सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा लाल सागर, साहेल रीजन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जुड़ी है। आपको एक वो बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ग्रिल अंगूर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये भूटान, उत्तर भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीले बाल से युक्त ग्रेल अंगूरों के एक समूह को गुजरात के अंकलेश्वर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में देखा गया। इसकी 16 उपजातियाँ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत तक पाई जाती हैं। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इन्हें कम संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 99, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम है। यह 2 चरणों वाले सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करती है। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केवल 1। अग्नि 5 एक उच्च स्तरीय सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर के लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 स्टेज यानी 3 चरणों वाले सॉलिड फ्यूल इंजन का
इस्तेमाल करती है। इसे उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 100। यह एक ऐसा प्रशासक था जिसमें मौलिकता थी, जिसने अनजाने ही मुगलों के लिए प्रशासनिक तंत्र का ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जिसे मुगल स्वयं बनाने में असमर्थ रहे थे। यह किस मध्यकालीन शासक के संदर्भ में कहा जा रहा है? तो इसका सही है ऑप्शन है डी, शेर शाह सूरी। इसकी व्याख्या देख लेते एक बार। शेर शाह सूरी के संदर्भ में कहा गया है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। शासक बनने से पहले लगभग 21 से 25 वर्षों तक उसने बिहार के शाहाबाद में अपने पिता के जागीर की देखरेख की थी। उससे प्रशासन संभालने के अनुभव से समृद्ध किया था। 1540 से 55 तक भारत में अफगान शासन का शीर्ष व्यक्ति रहा। इसने चौसा व कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसका शासन सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था के लिए जानी जाती है। अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक संस्थाएं काफ़ी हद तक शेर शाह की ऋणी रहीं।